नमस्कार, मेरा नाम है अफरोज खान और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल फार्मर में। आज हम बात करेंगे सीड ब्लाइट के बारे में। यह धान की फसल में लगने वाला एक ऐसा रोग है जिसके कारण 25 से 50% उत्पादन में कमी आ सकती है। इस समय वातावरण में काफ़ी नमी है और टेम्परेचर भी 28 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। इसके अलावा कभी कभी बारिश भी हो जाती है। ऐसी कंडीशन सीड ब्लाइट के लिए फेवरेबल कंडीशंस मानी जाती हैं। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में इस रोग के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सीड ब्लाइट के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सीड ब्लाइट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में जिनमें इस रोग के फैलने या फिर इस रोग के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, रिलेटेड ह्यूमिडिटी या वातावरण में नमी 85 से 100% है और कभी कभी बारिश भी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में यह रोग ज़्यादा आता है। इसके अलावा आपने अपने खेत में यूरिया और पानी का भी ज़्यादा प्रयोग किया है तथा धान की पौध की रुपाई काफ़ी नज़दीक की है, तो ऐसे खेत सीड ब्लाइट से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यह तो रही फेवरेबल कंडीशंस की बात। अब बात करते हैं इस रोग की पहचान के बारे में। तो शुरुआती चरण में आपको ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर सीड लीफ पर कुछ इस तरह के भूरे काले धब्बे दिखाई देंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो पत्ती तने के ऊपर लिपटी हुई होती है उसे ही सीड लीफ कहते हैं, और इसी सीड लीफ पर ओवल या इनरेगुलर शेप में भूरे काले रंग के कुछ इस तरह के धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे नीचे से बनना स्टार्ट होते हैं और ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे यह धब्बे आपको पत्तियों और बालियों पर भी दिखाई देने लगेंगे। अगर समय रहते कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इस रोग से प्रभावित पौधों में बालियां खाली रह जाती हैं और जिन बालियों में दाने बनते हैं उनमें दाने हल्के काले रंग के हो जाते हैं। तना भी नीचे से गलने लगता है और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, इस रोग के लक्षण शुरू में मेड़ों के आसपास व खेतों में उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ खरपतवार ज़्यादा हों। अब जानते हैं यह रोग कैसे फैलता है। सीड ब्लाइट एक कवक जनित रोग है जो राइजोक्टोनिया सोलानी के कारण होता है। इस फंगस के स्क्लेरोटिया या माइसेलियम सूखी मिट्टी में लगभग 20 महीने एवं नम मिट्टी में 5 से 8 महीने तक जीवित रह सकते हैं। जिस खेत में पिछले साल सीड ब्लाइट की दिक्कत आई थी उस खेत में इस साल आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये स्क्लेरोटिया या माइसेलियम सिंचाई के पानी के साथ फैलता है, इसीलिए जिस खेत में इस रोग से प्रभावित पौधे दिखाई दें उस खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने दें, नहीं तो उस खेत में भी रोग का इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि इस रोग की रोकथाम कैसे की जाए। तो मैं आपको एक एक करके उन सारे केमिकल्स के नाम बताता हूँ जो इस रोग की रोकथाम में सबसे बढ़िया काम करते हैं। नंबर 1 थाइफ्लूजामाइड 24% SC, इसकी 150 ml पर एकड़ की डोज होती है। नंबर 2 अजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC, इसकी 300 से 350 ml पर एकड़ की डोज होती है। नंबर 3 जिनेब 68% प्लस हेक्साकोनाजोल 4% WP, इसकी 400 ग्राम पर एकड़ की डोज होती है। नंबर 4 अजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोलाजोल 11.4% SC, इसकी 200 ml पर एकड़ की डोज होती है। नंबर 5 टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% WG, इसकी 120 ग्राम पर एकड़ की डोज होती है। नंबर 6 क्रेसॉक्सिम मिथाइल 40% प्लस हेक्साकोनाजोल 8% WG, इसकी 150 ग्राम पर एकड़ की डोज होती है। नंबर 7 हेक्साकोनाजोल 5% SC और बेलिडामाइसिन
3% L दोनों की 350 ml मात्रा का अलग अलग घोल बनाकर एक साथ पर एकड़ के हिसाब से फसल पर छिड़काव करना है। मैंने आपको एक एक करके उन सारे केमिकल्स के बारे में बताया है जो सीड ब्लाइट की रोकथाम में बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको अपने खेत में सीड ब्लाइट के हल्के लक्षण दिखने के तुरंत बाद इनमें से कोई भी केमिकल 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रयोग में लेना है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एक केमिकल प्रयोग में लेने के 15 दिन के बाद आपको फिर से बदल कर कोई दूसरा केमिकल प्रयोग में लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आजकल का जो मौसम है उसमें कभी धूप, कभी बारिश और कभी उमस बनी हुई है। इसीलिए इन दवाओं के साथ अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी का सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर प्रयोग में लेते हो तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यह तो रही केमिकल कंट्रोल की बात। इसके अलावा आपको कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे फसल में अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। धान की फसल की रोपाई उचित दूरी पर करनी है जिससे कि फसल को हवा और धूप उचित मात्रा में मिलती रहे। फसल में अधिक दिनों तक पानी खड़ा करके नहीं रखना है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप अपनी फसल को सीड ब्लाइट से होने वाली हानि से बचा पाओगे। सीड ब्लाइट के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मर को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।